हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हमारी आज की कक्षा शुरू होती है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि संविधान में हमारे हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा दिया गया है, उसी हिंदी भाषा से संबंधित कुछ टॉपिक या कुछ ऐसे टॉपिक रह गए थे जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानक भाषा। मानक भाषा, ठीक। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको व्यवहारिक तरीके से बता देते हैं कि क्या होती है मानक भाषा। किसी देश या किसी समाज में रह रहे शिक्षित व्यक्तियों द्वारा जिस भी भाषा को मान लिया जाता है वही उस देश की मानक भाषा हो जाती है। तो हम मानक भाषा की यहाँ पे परिभाषा देखते हैं। क्या होगी मानक भाषा की परिभाषा। तो विद्वानों एवं शिक्षाविदों द्वारा मान्य एवं स्वीकृत भाषा। विद्वानों एवं शिक्षाविदों द्वारा मान्य एवं स्वीकृत भाषा ही या स्वीकृत भाषा मानक भाषा का रूप होती है, ठीक। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होती है मानक भाषा। तो विद्वानों यानी विद्वान का मतलब जानते हैं, कोई भी ऐसा विषय विशेषज्ञ जो किसी भी विशेषज्ञ में या किसी भी विषय में महारत हासिल हो, जिसे किसी भी विषय में, वही उसका विद्वान होता है। और शिक्षाविद वो जो शिक्षा के विधियों को बताता हो, शिक्षा के विधियों को जानता हो, उसको प्रयोग करता हो, वो होता है शिक्षाविद। तो हमारे देश, हमारे समाज के जो भी विद्वान एवं शिक्षाविद जिस भी भाषा को मान लेते हैं, स्वीकार लेते हैं, वही हमारी मानक भाषा कहलाती है। तो आगे हम देखेंगे इसमें हिंदी की मानक भाषा। हिंदी की मानक भाषा खड़ी हिंदी को माना गया है। खड़ी हिंदी को माना गया है, ठीक। यानी कि अब अगर हिंदी की मानक भाषा खड़ी हिंदी को माना गया है तो हमारी मानक भाषा क्या हो जाएगी, यानी हम हमारे भारत या हमारे उत्तर प्रदेश की मानक भाषा क्या हो जाएगी, हिंदी, या हम खड़ी हिंदी भी कह सकते हैं। वैसे हिंदी ही कहेंगे कि हमारी मानक भाषा हिंदी है, ठीक। आगे हम इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मानक भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हिंदी या हिंदी भाषा में मानक भाषा का प्रयोग समाचार पत्र, उसके बाद पत्रिकाओं जिसे आप मैगजीन कहते हैं, पत्रिकाओं, पुस्तकों एवं रेडियो आदि में होता है, ठीक। अब फिर से इसको समझ लीजिए, यानी जो हिंदी भाषा की मानक भाषा है उसका प्रयोग समाचार पत्रों, हमारे यहाँ जो भी समाचार पत्र आते हैं वो किस में आते हैं, हिंदी में ही आते हैं, यानी खड़ी हिंदी में। कहीं ऐसा तो नहीं कि भोजपुरी में छप के आते हैं या मैथिली में छप के आते हैं, ऐसा तो नहीं है, हिंदी में ही छप के आते हैं। और पत्रिकाओं यानी मैगजीन में भी हिंदी भाषा में ही छप के आती हैं, किताबें भी हमें हिंदी में ही मिलती हैं।
और हम रेडियो पे जो प्रसारण सुनते हैं वो भी हमें हिंदी में ही सुनाया जाता है। ठीक, तो और उसके बाद अब हम देखेंगे, ये हो गई हमारी मानक भाषा। अब आगे हम इसके देखेंगे साहित्यिक भाषा क्या होगी, क्या होती है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा, ठीक, क्या होती है साहित्यिक भाषा, चलिए देखते हैं। साहित्यिक भाषा, आपको साहित्यिक भाषा के बारे में पहले थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद हम साहित्यिक भाषा की परिभाषा लिखते हैं। तो किसी भी भाषा को लिखित रूप में जिस तरह इकट्ठा किया जाता है वही साहित्य कहलाती है। क्या हम मौखिक को साहित्य भाषा कह सकते हैं? नहीं ना। तो साहित्य वही होती है जो हमें एक लिखित रूप में, जिसका एक सिंचित या कहें कि इकट्ठा किया हुआ भंडार मिल जाए, वही हमारी साहित्यिक भाषा कहलाती है। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी भी भाषा का, कोई सी भी भाषा हो सकती है, वो अंग्रेजी भी हो सकती है, वो उर्दू भी हो सकती है, वो हिंदी भी हो सकती है, वो फारसी भी हो सकती है, हर किसी भाषा की एक साहित्यिक रूप होता है। तो किसी भी भाषा का सिंचित या संचित भंडार, ठीक, किसी भी भाषा का संचित भंडार, यहाँ पे हम ज्ञान लिख लेते हैं तो ज्यादा ठीक होगा। यहाँ पे किसी भी भाषा की ज्ञान के, अब ठीक रहेगा ज्यादा, किसी भी भाषा की ज्ञान के रूप में लिखित, ठीक, लिखित संचित, या हम इसे ठीक है, लिखित संचित भंडार साहित्यिक भाषा कहलाते हैं। साहित्यिक भाषा कहलाते हैं, या साहित्यिक भाषा का रूप कहलाते हैं। साहित्यिक भाषा का रूप कहलाते हैं, ठीक। यानी किसी भी भाषा की ज्ञान के रूप में लिखित, मौखिक नहीं, लिखित संचित भंडार साहित्य भाषा का रूप कहलाते हैं। यानी कि हम यहाँ पे साहित्यिक करते हैं, साहित्यिक भाषा का रूप कहलाते हैं। साहित्यिक भाषा के दो प्रकार होते हैं, यहीं पे डाल देते हैं। साहित्यिक भाषा के दो प्रकार होते हैं, ठीक, दो प्रकार होते हैं। इसको जल्दी से आप लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं ये भी बताते हैं। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे इसको इरेज करके इसके आगे बताते हैं, पूरा ही इरेज कर देते हैं, ठीक। तो हम हेडिंग डालते हैं साहित्यिक भाषा के दो प्रकार होते हैं। जो चीज हमने नीचे लिखा था उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं ताकि समझ आए अच्छे से। होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है गद्य साहित्य, एक होता है गद्य साहित्य, और दूसरा होता है पद्य साहित्य। क्या होता है? पद्य साहित्य, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे गद्य साहित्य। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्या होता है गद्य साहित्य। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले गद्य साहित्य। चलिए यहाँ से ऐसे ही बताते हैं। गद्य साहित्य जो होता है वो क्या होता है? तो जब हम अपने विचार, यानी कोई भी मनुष्य जब गद्य साहित्य में अपने विचारों को, अपने विचार या भाव भी हो सकता है, अपने विचार को
कहानी, नाटक, कहानी, नाटक, कहानी, नाटक या निबंध के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक। यानी जो गद्य साहित्य होता है उसमें हम अपने विचारों को कहानी, नाटक या निबंध के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक। जैसे कि कभी आपसे कह दिया जाता है कि अपने विद्यालय, अपने मित्र पर निबंध लिख के दिखाओ, तो आप उसको क्या करते हैं, एक खूब लंबा चौड़ा पूरा ज्ञान का भंडार उसमें दे देते हैं कि मेरा मित्र कैसा है, मेरा विद्यालय कैसा है, ठीक। तो हम जब अपने विचारों को किसी कहानी, किसी नाटक, किसी निबंध के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो वही गद्य साहित्य कहलाता है। उसके बाद आता है आपका पद्य साहित्य। क्या होता है पद्य साहित्य? तो जब हम अपने विचारों को कविता, शेरो शायरी एवं गजल के रूप में, ठीक, शेरो शायरी एवं गजल के रूप में प्रकट करते हैं, यही क्या कहलाता है आपका पद्य साहित्य। एक मैं आपको और अच्छा सा उदाहरण बता देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है गद्य और क्या होता है पद्य। जब हिंदी का टीचर आपसे कहता है कि चलो आज हम लोग कहानियां पढ़ते हैं, तो कभी कभी वो ये भी कह देता है कि आज गद्य वाली किताब निकालो। गद्य वाली किताब यानी जिसमें कहानी, निबंध और नाटक दिया हुआ है। और जब वो कहता है कि चलो आज हम लोग तुलसी के पद, सूर्य के पद, ठीक, यानी जहाँ पे हम सूरदास ने जो श्री कृष्ण के बारे में बताया है, तुलसीदास ने जो श्री राम के बारे में बताया है, चलो आज हम लोग उन कविताओं को पढ़ते हैं, तो वो हो जाता है पद्य। यानी कि कुल मिला के गद्य वो होता है जो कहानी, नाटक और निबंध होता है, और पद्य वो होता है जो कविता, शेरो शायरी, गजल आदि के रूप में मिलता है, ठीक। अब हम इसी में देख लेते हैं, हाँ, इसको आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं उपभाषा। क्या होती है उपभाषा? आपने बोली देखा, यानी बोली क्या होती है। उसके बाद आपने देखा मातृभाषा क्या होती है, राज्य भाषा क्या होती है, राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है और साहित्यिक भाषा क्या होती है। आप ये मत समझिएगा कि मैम ये क्या बता रही हैं, ये चीजें आपको शायद किताबों में ही, शायद किसी किसी किताबों में मिल जाए, सभी किताबों में भी नहीं मिलता, लेकिन इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कभी कभी जो टीचर होता है उसका दिमाग ये जानना चाहता है कि आपको कितना ज्ञान है, तो वो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। तो अब हम देखेंगे इसके बाद उपभाषा क्या होती है। उपभाषा तो आपने भाषा तो पढ़ लिया, सबने पढ़ा भाषा क्या होती है। अब हम इसमें देखेंगे उपभाषा क्या होती है। उपभाषा, तो उपभाषा के बारे में पहले थोड़ा सा दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि क्या होती है उपभाषा। हाँ, चलिए ये इसे लिख देते हैं। जब बोली का क्षेत्र, बोली क्या होती है आप सबने पढ़ा है, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता देती हूँ। बोली वो होती है जो सीमित क्षेत्रों में लोगों के घरों, समूहों या छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, वो बोली कहलाती है। तो जब वही बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, विस्तृत ज्यादा विस्तृत नहीं, यानी थोड़ा बड़ा, तो हम यहाँ लिख देंगे जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, और उनमें या उन भाषाओं में, हम उनमें ही लिखते हैं, ठीक है, और उनमें साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? साहित्यिक रचनाएं। जब उनमें साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं, रचनाएं होने लगती हैं, तब रचनाएं होने लगती हैं, एक सेकेंड, रचनाएं होने लगती हैं, तब बोली उपभाषा में बदल जाती है। किसमें? उपभाषा। बोली किसमें बदल जाती है? उपभाषा में। तब बोली उपभाषा में बदल
जाती है। समझ में आया? हमने आपको बताया भी था, जब बोली लिखवाया था तो वहां पे हमने आपको उदाहरण में ब्रज भाषा और अवधी भाषा बताया था ना। तो जो पहले उदाहरण ही लिख लेते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं ब्रज भाषा को, ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। देखिए, अब आप कहेंगे मैम आपने तो लिखाया कि बोली जो होती है वो ब्रज होती है और अवधि होती है, फिर आपने यहाँ उपभाषा में भी लिखवा दिया कि ब्रज और अवधि जो है ये उपभाषाएं हैं। तो सुनिए, जो ब्रज और अवधि है ये एक प्रकार की बोली ही थी। जब ये मथुरा में ब्रज और अयोध्या में अवधि, यानी जब ये छोटे क्षेत्रों में बोली जाती थी तब ये बोली थी। लेकिन जब इन्हीं भाषा में हमारे जो कवि हैं, कवि यानी कि सूरदास ने, आपने पढ़ा होगा, आपकी किताबों में दिया होगा कि सूरदास ने श्री कृष्ण के लीलाओं का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और तुलसीदास ने श्री राम के लीलाओं का बहुत अच्छे से वर्णन किया है अवधी भाषा में। तो हमने यहाँ लिखा है कि जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और बढ़ जाता है और उनमें या उसमें यानी उसमें उस बोली में साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं, तब बोली उपभाषा में बदल जाती है। यानी तब वो बोली थी जब उसमें रचनाएं नहीं रची गई थी, लेकिन जब कवियों ने उन बोली में रचनाएं कर दी, लोगों ने उसको पढ़ा, लोगों ने उसे जाना, तो वही बोली उपभाषा का रूप ले ली और ये जो बोली थी ये उपभाषा में बदल गई। और जो होता है आपकी उपभाषा, बोली में हमने ये देखा था कि बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं, जबकि जो उपभाषा होती है इनमें साहित्यिक रचनाएं होती हैं। तो हम लिख लेते हैं इनमें या उपभाषा में, ऐसे लिखते हैं, उपभाषा में साहित्यिक रचनाएं होती है। समझ में आया? यही एक फर्क है बोली और उपभाषा का। नहीं तो अगर जब तक ये न बताया जाए कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है और उपभाषा का क्षेत्र जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। आपसे यही प्रश्न ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि बोली और उपभाषा में किस भाषा में रचनाएं की जाती हैं, तो आप बताएंगे कि उपभाषा में रचनाएं की जाती हैं, जबकि बोली में रचनाएं नहीं की जाती, क्योंकि जो बोली होती है वो छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा, भाषा के बारे में थोड़ी थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और ले लेते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, भाषा के बारे में बता देते हैं। हमारे नहीं, पूरे विश्व की बात करते हैं। पूरे विश्व में लगभग, ऐसा करते हैं ऊपर का इरेज करते हैं जिससे थोड़ा बड़ा दिखे। ठीक, आपने ऊपर तो नोट ही कर लिया होगा और देख ही लिया है। इसको हम नहीं, उपभाषा को हम नहीं इरेज करते हैं, यहाँ पे हम लिखवा देते हैं आपको। जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बातें हैं जो उसको भी आपको जान लेना जरूरी है। ठीक, तो संसार में लगभग जब बताया जाए तो हम एक्यूरेट नहीं मानेंगे। ठीक है, संसार में लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक, हम एक्यूरेट इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि बोली जाती हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अभी कौन से लोग हैं जो और किस द्वीप पे रहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो, जैसे जनजाति हो गई, कुछ की हमें भाषा नहीं समझ में आती, कुछ को तो भाषा ही नहीं पता कि कौन सी भाषा बोलते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगभग लिख दिया है कि संसार में लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम उसमें देखेंगे कि इन भाषाओं में हमारे हिंदी का स्थान कहाँ है। तो फिर देखेंगे यहाँ पे संसार में
सर्वाधिक बोले और सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली, भाषा, संसार में सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। सबसे पहले स्थान पे है चीन की भाषा है, चीन की मंडारिन। कौन सी भाषा है? चीन की मंडारिन भाषा। ठीक, आपसे ये जीके जीएस में भी पूछ लिया जाता है कि पूरे संसार में या पूरे विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मंडारिन। मंडारिन को हम मैंड्रिन भी कहते हैं, यहीं पे हम लिख देते हैं मैंड्रिन। मैंड्रिन भाषा भी कहते हैं। मंडारिन को हम मैंड्रिन भाषा भी कहते हैं, मैंड्रिन भाषा। उसके बाद आती है दूसरी भाषा आती है जो वो है अंग्रेजी। दूसरे स्थान पे कौन सी भाषा है? अंग्रेजी, जो पूरे विश्व में बोली और समझी जाती है। उसके बाद तीसरे स्थान पर आती है हमारी और आपकी प्यारी हिंदी। ठीक, कौन सी भाषा आती है? हिंदी। तो संसार में जो हिंदी है, ये हिंदी पूरे विश्व में, ऐसा लिख देते हैं, हिंदी पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर, हिंदी पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर बोली और समझी जाने वाली भाषा है। तीसरे स्थान पर सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, समझी जाने वाली भाषा है। ठीक, तो आप सबको समझ